तो हेलो हेलो एवरीवन। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका कंट्रोल सिस्टम का यूनिट नंबर 5 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन। हमारा यूनिट का नाम है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 5th सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका 5th यूनिट स्टार्ट करने से पहले जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है और यूनिट नंबर यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर थर्ड ऑलरेडी अपलोड किया है। और इससे पहले भी हमने आपको यूनिट आप जाके देखोगे प्रीवियस ईयर जब मैं स्टूडेंट था, मीन्स आई वाज इन 5th सेमेस्टर, तभी मैंने अपलोड किया। तो उस समय सेकंड यूनिट अपलोड है, लेकिन उस समय मैं 4th यूनिट नहीं अपलोड किया था, क्योंकि 4th यूनिट वन ऑफ द टफेस्ट था, उसे मैंने छोड़ दिया था। लेकिन ऑलरेडी अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया है कि आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर गेट, और गेट में सबसे ईजी कोई अगर सब्जेक्ट माना जाए तो आपका कंट्रोल सिस्टम है। तो कंट्रोल सिस्टम के सभी यूनिट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो जो लास्ट ईयर का हमारा वन शॉट है और ये 2025 और 26 के लिए जो मैं वन शॉट बना रहा हूँ, दोनों में आपको बहुत ही ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए सेकंड यूनिट मैंने अपलोड इसलिए नहीं किया है, फिर से मैं आपको बता दूं अभी तक, क्योंकि सेकंड यूनिट में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं और वो न्यूमेरिकल डायरेक्टली आपके गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पिछली बार खुद मेरे को थोड़ा टफ लग रहा था, तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था, लेकिन इस बार सभी क्वेश्चन को मैं ऐड ऑन करा रहा हूँ पीपीटी में, और तब जाके आपको दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यूनिट नंबर 5 आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए जो आपका ये यूनिट नंबर जो सेकंड है, ये देख सकते हो आपका जो यूनिट नंबर सेकंड में एक टॉपिक है कंट्रोलर। आई होप अगर आप एक बार भी पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको मालूम होगा यूनिट नंबर सेकंड में आपका एक टॉपिक है कंट्रोलर। एक मिनट, हाँ देख सकते हो ये आपका यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 का एक टॉपिक है कंट्रोलर एंड कंपनसेटर। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इन दोनों थोड़ा बिल्कुल अपने यूनिट से अलग है, तो इसको हमने पार्ट 2 में ले लिया है। तो पार्ट 1 में यूनिट नंबर 2 का बहुत ही ब्रॉड है यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 को समझाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो अगर उसमें मैं कंट्रोलर लेने लगा तो कंट्रोलर के लिए वो 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए मैं पार्ट 2 में आपको यूनिट नंबर 5 का जो स्टार्टिंग का कंपनसेटर है, लेग कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर, लाइक एंड लीड कंपनसेटर होता है, तो उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले, ये जो हमारा वन शॉट है, ये डेडिकेटली फॉर आवर यूनिट नंबर 5, जिसमें कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए यूनिट नंबर अगर 5 की बात करें तो यूनिट नंबर 5 में जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये हम ऑलरेडी बताया कि जो आपका लैग लीड कंपनसेटर है उसको हम यूनिट नंबर 2 के पार्ट 2 में हम बताएंगे। ठीक है, आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से कंसेप्ट ऑफ स्पेस स्टेट एंड स्पेस मॉडल और कन्वर्जन ऑफ स्टेट मॉडल, फंक्शन ऑफ वाइस वर्सा, ये पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट टॉपिक हमारा कंट्रोलर एंड कंपनसेटर होता है। ठीक है, तो चलिए इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब आप बेसिक सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो ये आप ऑलरेडी स्पेस क्या होता है, स्टेट स्पेस क्या होता है, मॉडल ऑफ फिजिकल मॉडल, ये सब कुछ आप पढ़े होंगे। तो 5th यूनिट बहुत ही छोटा यूनिट है, और मैं आपको बता दूं कि जो आपका 5th यूनिट है, अगर गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें देखिए कंट्रोलेबिलिटी और आपसे ऑब्जर्वेबिलिटी पूछता है, और उसमें केवल और केवल मैट्रिक्स से फाइंड करके कंट्रोलेबल है कि हमारा सिस्टम ऑब्जर्वेबल है वो बताना होता है। तो ये वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट, इस सेमेस्टर में भी आपसे एक कंट्रोलर के लिए और एक कंट्रोलर से और एक आपके लिए कंट्रोलेबिलिटी और एक ऑब्जर्वेबिलिटी से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन इस यूनिट से बिल्कुल पक्का है। तो इस यूनिट का देखिए जो ये हम यूनिट का लेंथ जो है बहुत ही देख सकते हैं, यूनिट पीपीटी जो है ओनली 28 पेज का है। तो ये जो होने वाला है मुश्किल से मुझे लगता है कि 25 से 30 मिनट तक ये वीडियो का लेंथ बढ़ने वाला है। तो अगर इस वीडियो को भी आप देख लेते हो और आप पास होने वाले हो तो सबसे मैं आपको बेटर बता दूं कि आपके लिए यूनिट कंट्रोल सिस्टम का है, क्योंकि इसमें कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी निकालना है। उसके लिए केवल और केवल आपको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए। तो चलिए हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ये तो जानते हो कि यहाँ पर लिखा है कि एन nth जो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट्स नॉट जनरली सुटेबल फॉर कंप्यूटर सोल्यूशन। कंप्यूटर सोल्यूशन के लिए nth ऑर्डर का जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉट क्या सुटेबल है, इसलिए द बेस्ट ऑब्टेन टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द ऑक्सिलरी वेरिएबल कॉल्ड स्टेट स्पेस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं, जो कि हमारा इसे हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। और दिस अप्रोच इज कॉल्ड जिस अप्रोच से हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करते हैं, इस अप्रोच को हम स्टेट वेरिएबल एनालिसिस कहते हैं। ये जस्ट यू सीक फॉर योर कन्वीनियंस आई जस्ट टेल यू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी 2 नंबर में आ सकता है कि व्हाट इज स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल हम दे सकते हो कि यूजिंग द ऑक्सिलरी वेरिएबल कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। और इसके अप्रोच से हम जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस कहते हैं। अब चलते हैं सीधे हमारा ट्रांसफर फंक्शन। देखिए ये ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है, आप जानते होंगे आउटपुट अपन इनपुट के रेशियो को हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। किसी भी सिस्टम के आउटपुट के रिस्पॉन्स पर इनपुट का जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे होंगे, देखिए यहाँ पे तो हम इसको आपको डेरिवेशन नहीं करा सकते, लेकिन जब भी आप सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो ये हमारा आता है कि हमारा मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एस आई माइनस ए, इसको हम क्या कहते हैं, इसे
यहाँ से आइगन वैल्यू निकालते हैं और ये जो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं और यहाँ से इन्वर्स करके जो हमारा C और B से मल्टीप्लाई कर देते हैं ट्रांसफर मैट्रिक्स निकलता है। ट्रांसफर मैट्रिक्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू एडजेसेंट ऑफ हमारा S माइनस आई अपॉन SI - A होता है। तो ये जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसका डेरिवेशन होता है बेसिक सिंगल सिस्टम में। आप जब भी बेसिक सिंगल सिस्टम थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये मतलब ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं एक एक डिफिनीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये डिफिनीशन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं 2 नंबर में, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ द मैट्रिक्स इनटू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट आर कॉल्ड, मतलब रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू इज कॉल्ड डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन क्या होता है, आपने देखा कि जब हम डायगोनल मैट्रिक्स, जो भी हमारा मैट्रिक्स है, एलिमेंट के डायगोनल एलिमेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं आइगन वैल्यू से, उसे डायगोनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है, स्टेट क्या होता है। सबसे फर्स्ट थिंग स्टेट क्या होता है। तो स्टेट क्या है, द स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल। देखिए स्टेट क्या है, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल such that knowledge of this variable at t equal to t naught, मतलब t equal to t naught पे जो हम knowledge of input t greater than जो हमारा होता है is completely determine the behavior of our any system greater than 0। मतलब देखिए t equal to t naught पे किसी भी सिस्टम का जो हमारा कंप्लीट हम क्या करते हैं, नॉलेज इनपुट का हम डिटरमाइन करते हैं, बिहेवियर ऑफ सिस्टम एट एनी टाइम इज कॉल्ड आवर स्टेट। और स्टेट ये है स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल। तो ये डिफिनीशन आपको एग्जैक्टली रटना ही होगा क्योंकि मैंने भी रटा था और मेरे एग्जाम में आई थिंक ये स्टेट का डिफिनीशन आया था। हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन ये आगे चल के आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूनिट, क्योंकि गेट का आप प्रिपरेशन करोगे तो गेट में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थ्योरी तो नहीं आएगा, लेकिन देखिए जब तक आपका थ्योरी कंप्लीट अच्छे से नहीं रहेगा तब तक आप न्यूमेरिकल को अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाओगे। तो स्टेट क्या होता है, फिर से मैं बताऊँ, स्टेट इज़ द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल, जो कि हमारा क्या कहता है, नॉलेज ऑफ दिस वेरिएबल जो होता है स्टेट, वो हमारा कंप्लीटली डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ सिस्टम एट एनी टाइम t ग्रेटर दैन 0, t ग्रेटर दैन t नॉट से हमारा बिहेवियर पता चलता है। तो स्टेट हुआ। अब स्टेट वेरिएबल क्या है, द वेरिएबल इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ डायनामिक सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। मीन्स स्टेट जो है हमारे स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल, इसकी जो डिटरमाइन करता है बिहेवियर को, और जिसमें हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं उसी वेरिएबल क्या कहते हैं, हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। स्टेट वेरिएबल का नाम बाद है स्टेट वेक्टर। इफ़ वी नीड एन वेरिएबल टू कंप्लीट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गिवन सिस्टम, देन एन स्टेट वेरिएबल ऑफ मे बी कंसिडर एज द एन कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर सच एज कॉल्ड स्टेट वेक्टर। मीन्स जब भी हम किसी सिस्टम के इन वेक्टर वेरिएबल लेंगे और कंप्लीटली मतलब डिस्क्राइब करना चाहेंगे बिहेवियर को इन गिवन सिस्टम, तो उसे हम मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे उसे हम स्टेट वेक्टर कहते हैं। तो ये डिफिनेशन है जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो कंट्रोलेबिलिटी, देखिए ये यूनिट मतलब कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी, बस 2 ही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो ये डिफिनेशन है 2 नंबर में आता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। लेकिन मेन हमारा कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी होता है, जो कि हम आपको लास्ट जो मतलब होने वाला है, मतलब ये वीडियो का लेंथ, उसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। स्टेट स्पेस क्या होता है, इट्स मतलब जो ये डायमेंशनल स्पेस दोज कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिस्ट ऑफ x1 एंड x2, जो हम मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, लिखा है ना कि स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट इन द स्टेट स्पेस। तो जिस स्पेस में हम किसी भी मतलब स्टेट या स्टेट वेरिएबल जो भी वेक्टर है, जो भी डिटरमिनेंट के वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड हमारा स्टेट स्पेस, ठीक है। तो ये हमारा डिफिनेशन हुआ। स्टेट इक्वेशन वही जो इक्वेशन मतलब जो भी हमारा अभी इक्वेशन बना है हम मैट्रिक्स के फॉर्म में मैथमेटिकली मॉडल से हम रिप्रेजेंट कर दें, स्टेट वेरिएबल आर कॉल्ड, जो होता है हमारा इक्वेशन इज कॉल्ड स्टेट इक्वेशन। दैट्स इट। अब हम अभी तक जो भी स्टेट स्पेस जो स्टेट हमने पढ़ा उसका एडवांटेज क्या है, दिस मेथड टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेथड हम यूज़ करते हैं स्टेट स्पेस का, ये अकाउंट ऑफ द ऑल इनिशियल कंडीशन, इसमें सभी इनिशियल कंडीशन को कंसिडर करके हम वैल्यू की स्टेबिलिटी मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। इट कैन बी अप्लाइड टू नॉन लीनियर एज वेल एज टाइम वेरिंग कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एडवांटेज है कि इसका यूज़ हुआ है नॉन लीनियर एज वेल एज जो हमारा टाइम वेरिंग कंडीशन है उसमें भी यूज़ करते हैं। It can be conventionally applied to the multiple input and multiple output, means AMIMO, multiple input multiple output system के लिए हम क्या करते हैं, it's designed for optimal condition precise by the using the modern method। मीन्स मॉडर्न मेथड में भी इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि प्रिसाइजली वर्क करता है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ इनपुट कैन बी कंसिडर फॉर डिजाइनिंग द सिस्टम।
मतलब जो स्टेट स्पेस हम अब पढ़ रहे हैं ये जो होता है ये मतलब किसी भी इनपुट को हम कंसिडर करके हम डिज़ाइन कंसिडर कर सकते हैं। एज द मेथड इन्वॉल्व मैट्रिक्स अलजेब्रा, मतलब मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इट्स कन्वेंटली अडॉप्टेड बाय द डिजिटल कंप्यूटर। तो इसे हम डिजिटली कंप्यूटर में भी सॉल्व करें, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। हमारा जो हम पढ़ रहे हैं स्टेट, जो हमारा मतलब डायगोनलाइजेशन स्टेट स्पेस जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन मतलब मैट्रिक्स है, ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन अब चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म। इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आप जानते हो कि जब भी आप सेकंड यूनिट या इससे पहले जब आप सिंगल सिस्टम पढ़े होगे तब जानते होंगे कि जब इसको हम मतलब ये डी स्क्वायर डी एक्स मतलब डी क्यू बाई डी एक्स और डी टी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन का ये आउटपुट है और इसे स्टेट वेरिएबल में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, देखिए बेसिक सिंगल सिस्टम का है इसलिए थोड़ा हम इसमें कम टाइम देंगे। जो x1 होता है उसे हम क्या करते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं और जो x डैश मतलब x1 का मतलब जो डैश होता है उसे x डैश जो होता है x डैश 1 उसे x डैश और या x2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट होता है जो याद करना होता है कि x1 जो होता है x से हम रिप्रेजेंट करते हैं, x डैश जो होता है x डैश या x2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं और जो x2 डैश होता है उसे जो होता है वो x3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको, मुझे आशा है कि आपने सिंगल सिस्टम में पढ़ा होगा। सिंगल सिस्टम में जब आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद होगा। तो यहाँ से x3 डैश यहाँ पे जो हमारा, देखिए अगर सिस्टम की हम बात करें तो सिस्टम हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले x3 मतलब ये थर्ड ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, x3 क्यूब अपन डी टी क्यूब। तो यहाँ से x3 हम लिख सकते हैं, x3 इक्वल टू, इसको हम माइनस में ले जाएंगे इधर तो हमारा क्या हो जाएगा 3x3, क्योंकि अभी हमने देखा कि x2 डैश है उसको x3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आपको समझना होगा। देखो आप कहोगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप बेसिक सिग्नल सिस्टम में नहीं पढ़े तो यहाँ पे कोई टीचर भी आपको कैसे समझाए, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एनीवन। हाँ, अगर आपको स्टार्टिंग से समझाता तो समझ लोगे, लेकिन यहाँ पे देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो x3 डैश है, x3 डैश यहाँ पे ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम x3 डैश लिख सकते हैं ना, x3 डैश लिखा। और ये जो x3 है यहाँ पे हमने x2 डैश, जो x2 डैश है यहाँ पे इसको हम x3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही जो हमारा x2 यहाँ पे है 3, यहाँ पे x2 डैश हो जाएगा ना, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x2 डैश, और x2 डैश को मतलब x2 डैश टी लिख दो। तो x2 डैश टी को हमने क्या लिखा x3 से, तो 3x3 हो जाएगा ना, x3 डैश हो जाएगा। तो ये हमने लिखा 3x3 डैश -4, ये हमारा x1 हो जाएगा और ये ut हो जाएगा। बस इसी को हम देख के मतलब ये जो हमारा है ऊपर का जो इक्वेशन है इसी को हम क्या कर रहे हैं, इधर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो x3 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू में मालूम है, x1 जो डैश होता है x1t डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा x2t होता है। तो ये हमारा ऑलरेडी डिस्क्राइब है, ये सब कुछ दिया हुआ है। जैसे इसको हम क्या करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है देखिए x1 का वैल्यू क्या है x1 की वैल्यू क्या है x1 की वैल्यू x, और x1 डैश जो है x2 के बराबर। तो x1 डैश जो है x2 केवल 1 है, और जो x1 हमारा है, जो यहाँ पे x1 है वो 0 है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये मतलब बेसिक सिंगल सिस्टम थर्ड सेमेस्टर का, लेकिन ओके कोई नहीं, एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो x1 डैश हमारा क्या है x2 के बराबर है, x1 डैश x2 के बराबर। यहाँ x1 जो है 0 है, ठीक है, x3 जो है 0 है, वही x1 0। देखो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे x1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पे x2 बराबर केवल और केवल x2 मतलब x2 आएगा। तो वही हमने लिखा है ऑलरेडी, जो x1 है, जो हमारा x1 है, x1 डैश, यहाँ पे x1 डैश है वो किसके बराबर होगा, केवल और केवल x2 के बराबर होगा। आप समझ में आया, मल्टीप्लाई जब करोगे तो x1 यहाँ से जब इस मैट्रिक्स का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये 3 × 3 का है और ये 3 × 1 का है। तो ये दोनों मतलब आप जानते होंगे जब मैट्रिक्स करते हैं तो 3 × 1, तो ये 3 × 1 का बनेगा। तो केवल और केवल x1 हमारा x2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, x1 जो x2 के बराबर। वैसे ही हम x2 डैश क्या है, x2 डैश x3 के बराबर है, x3। तो x2 डैश जो है ये x3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो x3 आएगा ना, तो x3 के बराबर हो गया, ठीक है। वैसे ही x3 डैश देखो यहाँ समझ में आ जाएगा, x3 डैश क्या है 3x2, तो हमने 3x2 यहाँ पे है ना 3x3 फिर 4x2 -4x2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4x1 यहाँ -4x1। तो ये हमारा सभी वैल्यू को रखा। और इफ़ आई टॉक अबाउट द आउटपुट, तो आउटपुट अब देखो आउटपुट में क्या है, आउटपुट मतलब इसमें u की वैल्यू देखो, इसमें u की वैल्यू 0, इसमें u की वैल्यू 0, इसमें x3 में u की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यही u3 की वैल्यू हम रख लेंगे। मतलब u1 क्या है, देखो यहाँ पे u1 1 है, u2 क्या है 3 है, और u4 क्या है, मतलब u3 मतलब 3 है, तो 1 3 4 यहाँ पे हमने पुट किया। जब देखो सिंपल है यार, जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो क्या आ जाएगा 1 × 3 1, देखो 1 × u1 आ जाएगा, ये 3 × u2 आ जाएगा और ये 4 × u3 आ जाएगा। तो इस तरह
तरह से हमारा एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म को वाई मतलब आउटपुट दिया हुआ है, तो आउटपुट को भी जस्ट ऐसे ही हम सिंपली रिप्रेजेंट कर देंगे y1 और y2। यहाँ पे x1 x2 x3, तो x1 y1 की देखें तो x1 क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से देखो क्योंकि ये वन शॉट है और वन शॉट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जा सकता क्योंकि इट्स मीन्स आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है और केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ टॉप मतलब के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो रिवीजन इन द सेंस कि आपको मतलब ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो y1 की अगर बात करें तो y1 में x1 क्या है, यहाँ पे x2 है, x3 की u1 की वैल्यू है, लेकिन x1 क्या है 0 है, वही हमने x1 0 रखा। x2 की वैल्यू 4 दिया हुआ है, देखो x2 की वैल्यू हमारी 4 दी हुई है, x2 की वैल्यू रखा, x3 की वैल्यू 0 दी हुई है, यहाँ 3u1 दिया हुआ है, 3u1 रखा, u2 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है कुछ, u3 की वैल्यू 0 तो हमने रखा, यहाँ से y1 रखा। अगर y2 की बात करें तो y2 में देखिए x3 है केवल, तो x3 की जगह पे हमारा क्या हो गया 1 और इससे दोनों पहले 0 हैं। फिर 4u2, तो 4u2 यहाँ पे देख सकते हो केवल 4u2 और हमारा u3 क्या 1 है, तो ये हमारा हमने आउटपुट का भी लिखा। जब हमने इनपुट आउटपुट लिख दिया तो आप जानते होंगे कि जब इनपुट में जो हमारा मतलब जो आता है इक्वेशन, तो ये हमारा a की वैल्यू होता है, ये वाला a की वैल्यू होता है ना, जब भी आप पढ़े होंगे तो ये हमारा a की वैल्यू होता है, ये हमारा b की वैल्यू होता है और आउटपुट में जो हमारा मतलब ये x1 x2 की वैल्यू होती है, c की वैल्यू होती है और ये हमारी d की वैल्यू होती है। ये सभी कुछ आया, उसके बाद जस्ट यही हमें फाइंड करना था। तो हमने आपको एक क्वेश्चन में आपको समझाया कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आगे हम बढ़ते हैं ट्रांसफर फंक्शन। वही ट्रांसफर फंक्शन को बताया कि ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिस्टम टू द इनपुट सिस्टम। तो आउटपुट में CS/RS मतलब यहाँ पे लिखा है लेप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट अपन लेप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट इसका ट्रांसफर फंक्शन। तो ये ट्रांसफर फंक्शन वही देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब और करेगा कि हम मान लेते हैं कोई इक्वेशन x1 डैश इक्वल टू ax प्लस बी, वही हमने बताया ना कि x डैश इक्वल टू ए, जो x का जो कोफिशिएंट है उसे a मानते हैं। देखो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है a और जो u का कोफिशिएंट है b, तो यहाँ से देखो वही हमने आपको बताने की कोशिश किया। जो हमारा x का कोफिशिएंट है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो हमारा x का कोफिशिएंट है, x का ये कोफिशिएंट है ना, तो इसे हम a मानेंगे, जो u का कोफिशिएंट है इसे b मानते हैं, a b हम यहाँ से मान लेंगे। और फिर से जब आउटपुट का x का कोफिशिएंट है, आउटपुट का x का कोफिशिएंट है इसे c मानते हैं और जो u का कोफिशिएंट है इसे d मानते हैं। तो इतना हमें मानना पड़ता है। उसके बाद जो हम ये अभी आपको बताएंगे उसमें मतलब पुट करते हैं तो हमारी ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो नाउ y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू 6 मानेंगे। नाउ टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म विद 0 इनिशियल कंडीशन, तो x डैश का हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, x डैश का x इंटू एक्स ऑफ एस, x इंटू एस ऑफ एस। तो वही हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा है इसका, देखिए इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे। तो x डैश का हमारा s इंटू एक्स एस, a इंटू एक्स है तो a इंटू एक्स एस हो जाएगा, b इंटू यू ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, ये मतलब यहाँ पे आपको मतलब कैसे डिराइव करते हैं ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद ये एक्स ऑफ एस हम कॉमन करेंगे तो एस आई, देखिए यहाँ पे एस और आई हो जाएगा, मतलब एक्स ऑफ एस कॉमन कर लेंगे और माइनस ए है ना। देखो भाई इसका एक्स ऑफ एस, इसका एक्स ऑफ एस हम इधर लाएंगे, देखो यहाँ पर लिख के हम समझा एक्स ऑफ एस, ठीक है, माइनस ए इंटू एक्स ऑफ एस हो जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से एक्स ऑफ एस हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एस इंटू आई बचेगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट आई लिख सकते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, माइनस ए वही हमने लिखा। और जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, और बी इंटू यू हो जाएगा। तो ये हमारा वाई ऑफ एस क्या हो जाएगा, वाई ऑफ सी ऑफ एस दिया हुआ है। तो एक्स ऑफ एस हमने निकाल के रखा है, एक्स ऑफ एस हमने निकाल के इतना रखा है, यही एक्स ऑफ एस की वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई ऑफ एस हमारा इतना आ जाएगा। हर क्वेश्चन में यही हमें फाइंड करना होगा वाई ऑफ एस। तो वाई ऑफ एस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा y की वैल्यू है उसको निकालेंगे। y ऑफ एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, y ऑफ एस अपन u ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, c s i ऑफ एस का इन्वर्स इंटू b, ठीक है। फाइनली जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, c इंटू एडजस्टेंट ऑफ एस आई ऑफ एस माइनस बी अपन डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई ऑफ एस माइनस ए। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे हमारा लिखा है कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे डिनोमिनेटर और जो एस आई माइनस ए इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं। इसलिए अगर आप गेट का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि एस आई माइनस ए जो होता है, जब आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे मैथ में तो आपको मालूम है कि एस आई जो भी हमारा मैट्रिक्स होता है उसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस हम लेमडा करते हैं तो वही हमारा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसी से हम क्या निकालते हैं, उसी से हम आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से इसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसे हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसका कुछ फॉर्मूला होता है जो कि आप सिंगल सिस्टम में पढ़े होंगे। तो सिंगल सिस्टम में पढ़े होंगे तो यहाँ पे केवल हम बता दे रहे हैं कि जो हमारा फाई ऑफ जीरो होता है वो जो होता है ई ऑफ ए जीरो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, वही हमने लिखा। ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के कुछ हमारे मतलब प्रॉपर्टी हैं, तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है।
मतलब डायरेक्टली जो ये वाला दिख रहे हो ना, डायरेक्टली ये वाला जो है डायरेक्टली आपको गेट एग्जाम में पूछा गया था। समझ सकते हो कि एक एक पॉइंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गेट में भी कहीं से भी पूछ सकता है, कभी थ्योरी पूछ देता है। तो आप जब अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का सबसे पहले हमने बताया कि फाई ऑफ जीरो जो होता है ई ऑफ जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। जो फाई ऑफ जीरो होता है, फाई ऑफ जीरो जो होता है वो ई ऑफ ए इंटू ए जीरो के बराबर, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा फाई इनवर्स टी, यहाँ फाई इनवर्स टी जो है, मतलब फाई इनवर्स टी अगर जो लिखा रहेगा उसको हम फाई इंटू माइनस टी मतलब फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब आनी चाहिए। इसका प्रूफ भी दिया हुआ है कि हमारा फाई ऑफ माइनस टी जो होता है, मतलब फाई इनवर्स टी जो होता है ये 1 अपन हम लिख सकते हैं ना, 1/5 टी। और फाई ऑफ टी आपने देखा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ टी को हमने क्या लिखा है, ई ऑफ ए टी। तो यही इसको इन्वर्स करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फाई टी2 माइनस टी1 और फाई टी1 माइनस जो टी नॉट है, यही आपको गेट में पूछा गया था, जो थर्ड प्रॉपर्टी है। इसे डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, फाई टी2 माइनस टी नॉट। तो ये हम लिख सकते हैं, ये इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, प्रूफ आप देख लेना, ठीक है। और आगे हम बात करें तो जो चौथी प्रॉपर्टी होती है हमारी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जो हमारा फाई ऑफ अगर टी और इसका के दिया हुआ है तो ये के जो है इसके अंदर आ जाता है। जो हो यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देते हैं, जो हमारा चौथी प्रॉपर्टी है, अगर के पावर में है तो के हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, यहाँ पे अभी प्लस हमने देखा, माइनस का देखा, प्लस में क्या हो जाएगा, फाई टी1 टी2 है तो फाई टी1 इंटू टी2 कर देंगे। तो इसमें प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में डिवाइड, मतलब आप जस्ट इसका लॉग वाला जो है सिस्टम है कि प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर होमोजेनियस सिस्टम की बात करें तो होमोजेनियस नाम से क्लियर होमोजेनियस, और एक जो आता है नॉन होमोजेनियस है हेट्रोजेनियस हम सिस्टम कह सकते हैं। तो होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, इफ़ इन द स्टेट मॉडल ऑफ सिस्टम, अगर स्टेट मॉडल ऑफ सिस्टम की हम बात करें जिसमें मैट्रिक्स ए इज़ कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स एंड जो हमारा इनपुट है कंट्रोल बाई फोर्स जो हमारा जीरो हो जाए तो उसे हम स्टेट इक्वेशन, मतलब यहाँ पे हम इसे होमोजेनियस कहते हैं। बस इतना याद रखो, जो हमारा मैट्रिक्स इज कांस्टेंट हो जाए और इनपुट कंट्रोल फोर्स, जब इनपुट कंट्रोल फोर्स जीरो हो तो उसे हम होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर में आ सकता है लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो बस आप याद रखो कि अगर नॉन होमोजेनियस की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स होगा, मॉडल ऑफ मैट्रिक्स जो होगा, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स एंड इनपुट जो होगा कंट्रोल फोर्स ऑफ सिस्टम जो होगा, ये जो यहाँ पे लिख रहा है कंट्रोल फोर्स आर अप्लाइड, यहाँ पे जो कंट्रोल फोर्स है जीरो है। याद रखिए जब आप होमोजेनियस होता है उसमें कंट्रोल फोर्स जीरो होता है, लेकिन इसमें हम कंट्रोल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो इसे हम नॉन होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं जैसे कि हम समझते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द स्टेट मॉडल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो इससे हमारे पास मतलब ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इसे हम स्टेट मॉडल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन में इसको डिनोट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, वाई ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस लिख सकते हैं ना, या एक्स ऑफ एस इंटू यू ऑफ एस लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, एक्स ऑफ एस हम डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। अब एक्स ऑफ एस अपन वाई ऑफ एस इसको न्यूमरेटर मान लेंगे, और ये जो है एक्स ऑफ एस इंटू यू ऑफ एस इसको डिनोमिनेटर मान लेंगे। इतना आपको समझ में आया भाई, इसको हम डिनोमिनेटर मान लेंगे, इसको न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स ऑफ एस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है वाई ऑफ एस अपन एक्स ऑफ एस, देखो वाई ऑफ एस अपन एक्स ऑफ एस, वाई ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस को हमने ये लिया, और एक्स ऑफ एस इंटू वाई ऑफ एस इसको इतना इक्वेट किया, और यहाँ दो हमारा मतलब वाई ऑफ एस इंटू एक्स 2 ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा, और दोनों का हम इन्वर्स टेकिंग लेप्लास लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स लेप्लास लेते हैं तो ये एस स्क्वायर है, मीन्स ये डबल डिफरेंशिएशन है, और 3 इंटू डी एक्स टी अपन डी टी हो जाएगा, ठीक है। आगे ये 2 है तो 2 इंटू एक्स ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी हो जाएगा। वैसे ही एक्स ऑफ एस इंटू वाई ऑफ एस दूसरा जो डिनोमिनेटर है उसको लेंगे, और इसको भी इन्वर्स लेप्लास में हम कन्वर्ट करेंगे। जब इन्वर्स लेप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन का डेरिवेटिव हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव प्लस 26 और 24 इंटू यू ऑफ एस। तो ये हमारा क्या हुआ, हमने 2 इन्वर्स लेप्लास से 2 फॉर्म ऑफ हमने क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट किया, उसको लिखा। तो यहाँ से हम वही इसको क्लोज वेरिएबल जो अभी आपने पढ़ा था कि एक्स ऑफ टी को हम एक्स वन ऑफ टी लिख सकते हैं। जो हमारा हमने बताया था कि एक्स वन ऑफ टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू। ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था। और जो एक्स टू है, एक्स टू ऑफ डैश, उसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स थ्री के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पे एक्स थ्री इक्वल टू क्या है, एक्स थ्री डैश। देखिए यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है ना, देखो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स थ्री है ना, एक्स थ्री टी का डैश लिख सकते हैं 9x3 लिख सकते हैं ना, जो एक्स टू डैश का है,
प्लस मतलब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 26x2 हो जाएगा, 24 माइनस 24x हो जाएगा x1। तो ये आपको समझ में आया कैसे हमने किया। जब तक आप नहीं पढ़े होंगे इससे पहले तो आपको पहली बार में तो समझ में नहीं आएगा, इतना मुझे भी मालूम है क्योंकि लास्ट ईयर आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट। तो मुझे बिल्कुल आइडिया है कि अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा तो ये वन शॉट से मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वन शॉट इज जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज़। अगर एक एक क्वेश्चन कराया जाए तब जाके कहीं आपको समझ में आएगा, उसके लिए आपको लेक्चर्स देखना होगा। ये लेक्चर्स नहीं, ये वन शॉट है, ठीक है। तो हमने x ऑफ 3 डैश लिखा, उसके बाद y ऑफ t का मतलब फिर से हमने लैप्लास फॉर्म, मतलब इसको भी हमने उस फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो आप जानते होंगे कि x1 ऑफ t, जो x1 ऑफ t होता है, अभी फिर से हम बता रहे हैं, वो x2 के बराबर होता है। तो x2 केवल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 1 हो जाएगा। वैसे ही x2 ऑफ t मतलब x2 डैश ऑफ t हमारा क्या हो जाएगा, x3 के बराबर होता है। x3 हमने निकाल के रखा है, देखो इसका वैल्यू हमने निकाल के रखा है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे 24 माइनस 24x1, 24x2, 26x2, मतलब ये क्या है x3 की वैल्यू इतनी आई है, ठीक है, हमने रखा। और u1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे u की भी वैल्यू है, ये हमारा u की वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी u की वैल्यू है, u की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 24 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया तो यहाँ हम लिख लीजिएगा आप, ठीक है। u ऑफ t की वैल्यू कितनी आ जाएगी x ऑफ 3 में, x ऑफ 3 डैश। यहाँ आप देख सकते हो कि u ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो u ऑफ t की वैल्यू हमारा यहाँ पे 4 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, u ऑफ t, u है इससे पहले 1 होगा। ये आप इतना तो समझ ही सकते हो। तो ये हमारा मतलब अभी तक कैसा मैट्रिक्स लिखा आप देखा। अब जो आता है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन, जो आपका सेमेस्टर में आता है। तो चलिए कंट्रोलेबिलिटी क्या होता है, ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं, देन हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले सिस्टम इज सेड टू बी कंट्रोलेबल इफ द स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी ट्रांसफर टू वन डिजायर्ड स्टेट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग इनपुट, तो उसे हम कंट्रोलेबल कहते हैं। कंट्रोलेबल मीन्स क्या है, सिस्टम इज सेड टू बी कंट्रोलेबल if the state of system can be transferred to another desired state over a given time of period by using input। इनपुट को यूज़ करके हम सिस्टम के स्टेट को ट्रांसफ़र करें अनदर सिस्टम में गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसे हम कंट्रोलेबल कहते हैं। ऑब्जर्वेबल की बात करें तो ऑब्जर्वेबल किसे कहेंगे, और सिस्टम इज सेड टू बी ऑब्जर्वेबल इफ ऑल द स्टेट ऑफ द सिस्टम, सभी स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ द आउटपुट इज एट गिवन टाइम। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूजिंग हम इनपुट की बात कर रहे हैं, कंट्रोलेबल में यूजिंग इनपुट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट का यूज़ करके, और हम डिटरमाइन कर रहे हैं बेसिस ऑफ ऑल स्टेट ऑफ सिस्टम, मतलब हम अगर फाइंड कर रहे हैं तो हम ऑब्जर्वेबल कहेंगे। तो नाम से कंट्रोलेबल मीन्स क्या, सिस्टम इज सेड टू बी कंट्रोलेबल इफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी ट्रांसफर वन सिस्टम टू अनदर डिजायर ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग इनपुट इज कॉल्ड कंट्रोलेबल। ऑब्जर्वेबल सिस्टम इज सेड टू बी ऑब्जर्वेबल कब कहेंगे, इफ द ऑल स्टेट ऑफ सिस्टम, जो स्टेट ऑफ सिस्टम है, कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बिहाफ ऑफ नॉलेज ऑफ द आउटपुट, आउटपुट के बिहाफ पे हम इसका, जब हम सिस्टम का क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं जो नॉलेज, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेबल। तो यहाँ से अगर समझ में ना आए तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए देखिए कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, कलमेंट टेस्ट करते हैं। कलमेंट टेस्ट क्या होता है हमारा, देखिए इक्वेशन जो होता है उसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू होता है। अभी हमने बताया कि x इक्वल टू a इंटू एक्स का कोफिशिएंट a मानते हैं, और जो हमारा b का कोफिशिएंट मतलब u का कोफिशिएंट है उसे b मानते हैं। तो यहाँ पे जब भी हमें कंट्रोलेबिलिटी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कंट्रोलेबिलिटी के लिए क्या होता है, जो हम मतलब जो मैट्रिक्स निकालते हैं उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, b का डिटरमिनेंट रेशियो ab, और फिर से आगे ले जाते हैं तो a स्क्वायर हो जाता है b। तो यहाँ से ध्यान रखिए कि हमारा b, देखो हमारा b जो होगा हमेशा सेम रहेगा, b हमारा सेम रहेगा, पहले b आएगा, उसके बाद b हमारा क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा, उसके बाद a का स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर b आ जाएगा, a क्यूब b, जितना हमारा मतलब रहेगा उतना क्यूब आ जाएगा हमारे मतलब a पे, और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालें, और डिटरमिनेंट 0 आता है तो उसे हम कंट्रोलेबल बोलेंगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसे कंट्रोलेबल बोलेंगे, बस इतना ही है। तो कलमेंट टेस्ट किस लिए हम करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि फॉर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सिस्टम टू बी कम्प्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल, रैंक ऑफ द कंपोजिट जो हमारा क्यू से निकालते हैं वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कलमेंट टेस्ट होता है, कलमेंट टेस्ट से सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी निकालता है। फिर से यहाँ पे बता रहा है स्टेट इक्वेशन दिया हुआ है, स्टेट इक्वेशन ए और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से हम मतलब ये ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए क्या होता है, ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए बस जहाँ पे आपने बी लिया था, है ना, बी लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे, सी
और यहाँ पे सी का ट्रांसपोज, देखिए यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे सी का ट्रांसपोज क्यू सी निकालने के लिए सी लेंगे, सी का ट्रांसपोज रेशियो ए का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लेंगे हम, मतलब ये जो ए स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर कर देंगे 2t और ट्रांसपोज लेंगे, तो जितना हमारा ए का स्क्वायर ए केवल बढ़ेगा। उसमें क्या था देखो, ऑब्जर्वेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, क्यू सी इक्वल टू क्या है, सबसे पहले बी, फिर हम बी इंटू ए, फिर हम b इंटू ए स्क्वायर लेंगे, ऐसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट जितना हमारा स्टेट इक्वेशन होगा ऑर्डर का उतना हम लिखते जाएंगे, और इसका फाइनली हम क्या करेंगे मैट्रिक्स निकालेंगे। और मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल होगा। वैसे ही ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए केवल और केवल सी पहले लेंगे, सी का ट्रांसपोज, उसके बाद रेशियो सी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, फिर दूसरा हम क्या करेंगे सी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू 2 का ट्रांसपोज, तो ऐसे लेंगे। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम हमारा क्या है ऑब्जर्वेबल है, अदरवाइज सिस्टम हमारा ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो चलिए हम डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने बताया था कि जो x का कोफिशिएंट वो a हो जाएगा, तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -3, मतलब ये वाला जो पूरा ए मैट्रिक्स है वो a की वैल्यू हो जाएगी। u का कोफिशिएंट मैंने बताया था वो b हो जाएगा, b लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करना है। कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऑर्डर का है, सबसे पहले पहला ऑर्डर लिए b, दूसरा हम क्या करेंगे ए बी, तो b इंटू ए बी निकालेंगे। देखिए सबसे पहले b की वैल्यू हमारे ऑलरेडी दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है। अब ए बी निकालेंगे, ए बी इंटू ए हमने लिखा, b लिखा, ए बी निकाला, इतना आया, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे फाइनली ये देखिए यहाँ से क्यू सी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे b हमारा कितना है 1 और -1 हमने लिखा, ठीक है। b हमारा 1 इंटू -1 लिखा, और ए बी की वैल्यू मैंने क्या आई -2 और 2। अब इसका डिटर्मिनेंट लास्ट हम इसमें डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्यू सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्यू सी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, तो अगर 0 आ गया तो ये जो अगर डायरेक्टली 0 आ गया हम बोल दो कि सिस्टम का कंट्रोलेबल ही नहीं है, तो हैंस दिस सिस्टम इज़ नॉट कंट्रोलेबल, ठीक है। तो बस आपको ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, और अगर सेकंड ऑर्डर का है तो हम क्या निकालेंगे बी इंटू रेशियो ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। अब इसका हम फाइनली डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्यू सी इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा सिस्टम ऑब्जर्वेबल नहीं है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो मतलब हमारा कंट्रोलेबल है। तो इस तरह से हम केवल और केवल कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सिस्टम का सबसे पहले ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इसे ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए आप जानते होंगे x1 इक्वल टू x2 डैश, x2 डैश इक्वल टू x3 हम लिखते हैं, और x3 डैश इक्वल टू ऑलरेडी ये दिया हुआ है। इसको हम मतलब क्या करेंगे, मतलब हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए x1 डैश x2 डैश जो x3 के बराबर होता है, x3 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, सब वैल्यू रखेंगे। यहाँ x की जो आपकी है, x की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है a, और जो u की वैल्यू होती है वो b होती है, और जो हमारी x की वैल्यू आउटपुट की होती है वो हमारी c होती है। और यहाँ पर d देखो, यहाँ पे u की वैल्यू है ही नहीं आउटपुट में यहाँ पे u की वैल्यू है ही नहीं, है ना। यहाँ पे आउटपुट में d की वैल्यू है नहीं, यहाँ पे +0d है, तो d की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट हम a b की वैल्यू निकालें। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है तो यहाँ पे b और a आ गया, तो अब क्या निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन हो गया। तो देखिए जब कंट्रोलेबिलिटी निकालना है तो क्यू सी इक्वल टू b इंटू ए बी, अब यहाँ पे a स्क्वायर b हो जाएगा। देखिए प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से रखिए, अगर सेकंड ऑर्डर की क्वेश्चन है, देखो अगर सेकंड ऑर्डर की क्वेश्चन है 2 लिख दे रहे हैं 2c, तो हम क्या लिखेंगे केवल और केवल b इंटू हमारा ए बी आएगा। ध्यान से देखना b इंटू ए बी। अगर ये थर्ड ऑर्डर की क्वेश्चन हो गया 3 से लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इंटू ए इंटू बी, और हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर b हो जाएगा। अब ये 3 हो गया, तीनों का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम कंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबल है, अगर इक्वल टू 0 है तो हमारा ऑब्जर्वेबल कंट्रोलेबल नहीं है। तो ये थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है, तो b इंटू ए स्क्वायर b हम तीनों निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं a स्क्वायर, ए बी हमने यहाँ निकाल के रखा, ए बी हमारी इतनी आ गई, ए स्क्वायर निकाल के रखा, ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, दोनों ए लिखा उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमने ए स्क्वायर लिखा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर हमने निकाला, ए स्क्वायर और बी करेंगे, ए स्क्वायर का बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी करेंगे ना, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो देखो सबसे पहले हम लास्टली क्यू सी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू सी निकालने के लिए सबसे पहले हमने बी का वैल्यू लिखा। देखिए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो यहाँ ऑलरेडी हमारा सबसे पहले बी की वैल्यू हमने ये रखा, बी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा 001 आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए हमारी b की वैल्यू, यहाँ से हमने u का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, u का कोफिशिएंट क्या होता है b होता है, b की वैल्यू 001, ठीक है। क्यू से निकालने के लिए सबसे पहले हमने b की वैल्यू रखा, ठीक है, ये हमारी b की वैल्यू आ गई इतना, फिर हमने a b की वैल्यू रखा, फिर हम a स्क्वायर का वैल्यू रखे। अब तीनों की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे हम रख रहे हैं ना, ये यहाँ पे रख रहे हैं, क्यू सी इक्वल टू यहाँ पे निकालना है, ठीक है, सभी वैल्यू को रखा। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट क्यू से, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम इस सिस्टम को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कंट्रोलेबल है।
अगर इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं है। अगर सिस्टम का वैल्यू माइनस में आए प्लस में आए नॉट इक्वल टू 0 तो कंट्रोलेबल होगा। वैसे ऑब्जर्वेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए दिया हुआ है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे। तो आप जानते होंगे कि जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ, ए डैश आ गया। वैसे ही सी हमारा दिया हुआ है, सी का ट्रांसपोज लिखेंगे। और सबसे पहले 3 ऑर्डर के क्वेश्चन है, 3 ऑर्डर के क्वेश्चन है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए स्क्वायर ट्रांसपोज प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ट्रांसपोज, ये तीनों की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए आप निकाल के देखिएगा, ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज की हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी, ए स्क्वायर ट्रांसपोज की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, हम निकाल के रखेंगे। और फाइनली हम क्या करेंगे, अब क्यू नॉट मीन्स क्यू हम ऑब्जर्वेबिलिटी निकालेंगे, ओ भी लिख सकते हो, ऑब्जर्वेबिलिटी निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये हमारा क्या है, क्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज इंटू रेशियो आप क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फिर हमारा क्या हो जाएगा ए टू ट्रांसपोज ए टू का ए होल स्क्वायर 2 का ट्रांसपोज इंटू हमारा सी ट्रांसपोज हो जाएगा। ये क्यू सी हम मतलब क्यू ओ निकालेंगे, क्यू ओ निकालना है, सॉरी क्यू ऑब्जर्वेबिलिटी। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये क्यू सी ऑफ ट्रांसपोज की वैल्यू हम निकालेंगे। इसकी हम वैल्यू निकालेंगे 8 आ गया, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। क्यू ओ नॉट इक्वल टू हमारा 0 है, इसलिए सिस्टम जो है हमारा ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। आज सिस्टम ऑब्जर्वेबल होगा, मतलब क्यू ओ बी जो है अगर 0 आ गया तो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। अगर क्यू ओ मतलब सी 0 आ गया तो कंट्रोलेबल नहीं होगा। बस केवल और केवल डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 नहीं आनी चाहिए। अगर माइनस में आए प्लस में अगर कोई वैल्यू आ जाएगी तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेबल और कंट्रोलेबल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू दी हुई, सी की वैल्यू, ऑब्जर्वेबल कंट्रोलेबल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोलेबिलिटी के लिए ए भी निकालेंगे, ये थर्ड ऑर्डर का है, ए स्क्वायर बी निकालेंगे। और कंट्रोलेबिलिटी निकालने के लिए जानते होंगे थर्ड ऑर्डर का है तो बी इंटू ए स्क्वायर बी लिखते हैं। सभी वैल्यू में रखा है, इसका डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट जैसे ही 0 आ गया सिस्टम इज़ नॉट कंट्रोलेबल। आई होप आपको क्लियर। वैसे ही ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज निकालेंगे। फिर ए स्क्वायर मतलब हमने ए स्क्वायर और सी टी का ट्रांसपोज निकाला। और फाइनली जब हमें 3 ऑर्डर का हमें ऑब्जर्वेबिलिटी निकालना है, 3 ऑर्डर की ऑब्जर्वेबिलिटी निकालना है, तो क्यू नॉट इक्वल टू सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए स्क्वायर टी का ट्रांसपोज इंटू सी टी, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू हमारी इतनी आएगी। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। जैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट इसकी 0 आ जाएगी। देखो सब 0 0 हो गया, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल है लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं है। आई होप एक क्वेश्चन आप करिएगा, केवल ऑब्जर्वेबिलिटी कंट्रोलेबिलिटी का 2 ही 3 क्वेश्चन बताया, ये सबको समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका ये जो यूनिट है 5th नंबर, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। यूनिट नंबर 5th का जो आपका पार्ट 1 है उसको भी हम जब यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 के साथ कंट्रोलेबल है उसको जब हम कंपनसेटर के साथ बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये भी यूनिट खत्म हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।